फाइनली लगभग 2 महीने के इंतजार के बाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने 2 ही फॉर्म रिलीज कर दिए, जिसमें आज हम बात करेंगे ITR 1 के बारे में कि ये किस किस के ऊपर एप्लीकेबल है और इसमें क्या क्या चेंजेस आए हैं। वो लोग जिनका स्टेटस रेजिडेंट है और इनकम 50 लाख तक है, वो ही लोग ITR 1 फाइल करने के लिए एलिजिबल हैं। अब ITR 1 के लिए नेचर ऑफ इनकम क्या होनी चाहिए उस पर बात कर लेते हैं। पहला, इनकम फ्रॉम सैलरी, सैलरी से इनकम है तो ITR 1। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, अदर सोर्सेज में आपका FD का इंटरेस्ट, सेविंग बैंक का इंटरेस्ट, डिविडेंड और भी इनकम है जो अदर सोर्सेज में कवर्ड होती है, तो आप उसके लिए भी ITR 1 फाइल कर सकते हैं। तीसरा जो एडिशन हुआ है वो इस बार हुआ है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। अगर आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है जो 1,25,000 तक है, तब भी आप ITR 1 फाइल कर सकते हैं, क्योंकि 1,25,000 रुपए तक का जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है जो बजट में अनाउंस हुआ था वो एग्जेम्प्टेड है, यानी कि उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, तो इसलिए आप ITR 1 फाइल कर सकते हैं। अगर आपकी एग्रीकल्चर इनकम 5,000 तक है तब भी आप ITR 1 फाइल कर सकते हैं। अगर आपका सिंगल हाउस प्रॉपर्टी अगर आपकी और उससे आपकी कोई इनकम जनरेट हो रही है या उसका कोई इंटरेस्ट आप पे कर रहे हो, उसकी डिडक्शन क्लेम करनी है, तब भी आप ITR 1 फाइल कर सकते हैं। ये सारी इनकम मिला करके आपकी 50 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर आपकी इनकम ये सारी मिला करके 50 लाख से ज्यादा होगी तो आपके ऊपर ITR 1 एप्लीकेबल नहीं होगा, फिर आपको दूसरा फॉर्म सेलेक्ट करना पड़ेगा। अब बात करते हैं कि ITR 1 में क्या क्या चेंजेस हुए हैं। पहला चेंजेस है HRA का। पहले क्या था कि हम जो भी हमारे को डिडक्शन मिलती है HRA की, हम एक कंसोलिडेटेड अमाउंट फॉर्म 16 से उठाई और वहां मेंशन कर दी। अब ऐसा नहीं है। अब आपको आपकी बेसिक सैलरी, आपने कितना रेंट पे किया है, आपको एक्चुअल में कितना HRA मिलता है, वो सब वहां मेंशन करना पड़ेगा। और यूटिलिटी आपके जो भी आपको डिडक्शन मिलेगी HRA की, वो ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करेगी और वही अमाउंट आप क्लेम कर पाओगे। अदरवाइज ऐसा नहीं है कि आपने फॉर्म 16 में कुछ और इन्फॉर्मेशन दे रखी है और आप ITR में कुछ और क्लेम कर लोगे, वो नहीं होगा इस बार, क्योंकि वो दोनों चीजों को रिकंसाइल करने के लिए डिपार्टमेंट ने ऐसा किया है, जिससे कि कोई फेक डिडक्शन क्लेम ना करे HRA की। ये इसलिए भी किया है, तो इसलिए अब यूटिलिटी ऑटो कैलकुलेट करेगी आपके HRA को, आपको वहां पर सारी इंफॉर्मेशन डालनी पड़ेगी और आपके पास बाइफिकेशन होना जरूरी है, तभी आप वहां डिटेल पाओगे और डिटेल डाल पाओगे और HRA क्लेम कर पाओगे। दूसरा चेंजेस है इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन। अगर आपका कोई हाउसिंग लोन चल रहा है और उसका आप इंटरेस्ट क्लेम करना चाह रहे हो जिसकी लिमिट 2 लाख रुपए है, उसके लिए भी आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, जैसे कि आपका सैंक्शन लेटर, कि चाहे वो किस बैंक से चल रहा है या NBFC से चल रहा है आपका, कि वो उसकी सैंक्शन डेट क्या है, सैंक्शन अमाउंट क्या है, लोन का अकाउंट नंबर क्या है, 31 मार्च 2025 को क्लोजिंग बैलेंस क्या है लोन का, और आपने कितना इंटरेस्ट पे किया है। ये सारी इंफॉर्मेशन आपको वहां मेंशन करना मैंडेटरी है। अदरवाइज आपके पास ये सारी इंफॉर्मेशन नहीं है तो आप डिडक्शन क्लेम नहीं कर पाओगे। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए अगर आप हाउसिंग लोन का इंटरेस्ट क्लेम कर रहे हो तो। तीसरा पॉइंट है 80C की डिडक्शन। अगर आप 80C की कोई भी डिडक्शन क्लेम करते हो, जैसे आप कोई इंश्योरेंस का प्रीमियम पे करते हो, PPF या आपका SIP है, मतलब कोई भी 80C में जो कवर्ड होती है, आप वो क्लेम करते हो डिडक्शन, तो उसके लिए आपको डॉक्यूमेंट्स नंबर या पॉलिसी नंबर डालना मैंडेटरी है। ये सब इसलिए किया जा रहा है ताकि कोई फेक डिडक्शन क्लेम ना कर सके। तो अगर आप कोई 80C की डिडक्शन अगर आप क्लेम करते हो तो आपके पास ये डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए जिससे कि आप डॉक्यूमेंट्स नंबर वहां मेंशन कर सकें। चौथा है, अगर आपने किसी पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन दिया है तो आपके पास उसके सारे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, मतलब जो डोनेशन रिसिप्ट होनी चाहिए, और आपके पास RTGS का जो नंबर है, रेफरेंस नंबर है, जैसे RTGS किया है आपने या IMPS किया है या NEFT किया है या चेक से दिया है, वो आपके पास होना चाहिए। वो नंबर डालना वहां मैंडेटरी है, और बैंक का IFSC कोड, क्योंकि कोई भी फेक डिडक्शन ना क्लेम कर सके इसलिए इंफॉर्मेशन इस बार मांगी गई है। और पांचवा पॉइंट है, अगर आपने कोई एजुकेशन लोन लिया हुआ है उसकी भी अगर आप डिडक्शन क्लेम करते हो तो उसके लिए भी आपको किस डेट को अमाउंट लोन सैंक्शन हुआ है, सैंक्शन अमाउंट कितनी है, किस बैंक से लिया है, NBFC है, बैंक जो भी है वो लिया है, और 31 मार्च 2025 को कितना बैलेंस आउटस्टैंडिंग है वो भी वहां पर आपको डालना मैंडेटरी है, और आपने कितना इंटरेस्ट पे किया है वो भी। तो वो यूटिलिटी ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर लेगी आपकी डिडक्शन कि आप कितनी अमाउंट के लिए एलिजिबल हो। ये सारी इंफॉर्मेशन इस बार
डिपार्टमेंट इसलिए मांग रहा है और यूटिलिटी में इसलिए चेंजेस किए गए हैं ताकि कोई फेक डिडक्शन क्लेम ना कर सके, क्योंकि पहले डिपार्टमेंट को ये आइडेंटिफाई करना बड़ा मुश्किल हो जाता था कि जो भी उनके पास डिडक्शन क्लेम, मतलब जो भी टैक्स पेयर है वो डिडक्शन क्लेम कर रहा है कि वो सही है या नहीं, क्योंकि एक एक को क्रॉस चेक करना तो बहुत मुश्किल है। लेकिन अब इस इंफॉर्मेशन के बेस पर क्रॉस चेक करना इजी हो जाएगा, क्योंकि जैसे ही आप डॉक्यूमेंट्स नंबर या कोई भी पॉलिसी नंबर डालते हो या बैंक की कोई भी डिटेल डालते हो तो वो उनके पास ऑलरेडी रिकॉर्ड में रहता है, क्योंकि वो सारे आपके पैन नंबर पे होते हैं, तो वो इजी आइडेंटिफाई हो जाएगा। इसलिए सारे इस बार चेंजेस हुए हैं। उम्मीद है कि इस वीडियो से आप अपनी ITR 1 इजीली फाइल कर सकते हैं और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए उसका भी आपको अंदाजा हो गया होगा। इसके बाद भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है ITR फाइल करने में तो आप हमें कमेंट बॉक्स बता सकते हैं और हमारे से कांटेक्ट भी कर सकते हैं। और इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।